Next we'll see tangible fixed assets, ICDS number 5. अब ये बहुत सिंपल वाला है. टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का मतलब होता है तुम्हारा लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर. इनका वैल्यूएशन कैसे करना, बहुत ही सिंपल है. तो सबसे पहले तो उसमें डेफिनेशन दिया है, देखो टेंजिबल वही है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर हेल्ड विद द इंटेंशन ऑफ बीइंग यूज्ड. अब इसको फिक्स्ड एसेट्स कब कहते हैं? टेंजिबल का मतलब हो गया लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर. फिक्स कब कहेंगे? व्हेन दे आर यूज्ड for the purpose of producing or providing goods or services and is not held for sale, यानी it is not stock in trade. Obviously हर अकाउंट स्टूडेंट को मालूम है ये बात. फिर फेयर वैल्यू को डिफाइन किया है कि फेयर वैल्यू ऑफ एन एसेट इज द अमाउंट फॉर विच द एसेट कुड बी एक्सचेंज्ड बिटवीन नॉलेजेबल विलिंग पार्टीज इन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन. वो भी ठीक है. फिर सीधा जाओ पैरा 3 के ऊपर. The definition in clause A of subparagraph 1 of 2, जो ऊपर देखा अपन ने, provides criteria for determining whether an item is to be classified as a tangible fixed asset. यानी जो definition देखा वो तो ठीक है. Standby equipment and servicing equipment are to be capitalized. Machinery spares shall be charged to revenue as and when consumed. Spares जो होते हैं ना उसका नहीं, spares जैसे एक मशीन हमने लगाया तो ओरिजिनल मशीन जब लगाया तो उसको अपन कैपिटलाइज करेंगे, उसको कैपिटल मानेंगे. लेकिन उसके स्पेयर्स जो बदलने पड़ते हैं उसको रेवेन्यू माना जाएगा. तो ये इनकम टैक्स में भी ऐसे ही करते हैं, पहले भी ऐसे ही करते थे. स्पेयर्स को अपन रेवेन्यू मानते हैं एज एंड व्हेन कंज्यूम्ड. एंड वन सच स्पेयर्स कैन बी यूज्ड ओनली इन कनेक्शन विद एन आइटम ऑफ tangible fixed asset and their use is expected to be irregular, then they shall be capitalized. Irregular को अंडरलाइन करो. irregular यानी कि रेगुलर चीज नहीं है. जैसे एक मशीन का बॉल बेरिंग होता है, तो बॉल बेरिंग क्या है कि हर 2-3 महीने में खराब होगा, उसको बदलना पड़ेगा और उसकी लाइफ है ही उतनी 2 महीने 1 महीना जो भी है. तो उसको तो अपन रेवेन्यू मानेंगे. उसको क्या मानेंगे? रेवेन्यू. नॉर्मल स्पेस जो होते हैं उसको रेवेन्यू माना जाता है. लेकिन अब क्या बोला है, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे हमारे पास एक जेरोक्स मशीन है. तो जेरोक्स मशीन में कुछ चीजें स्पेस होती है, जैसे उसका टोनर. तो टोनर बार बार बदलना पड़ता है, तो टोनर इज अ पार्ट ऑफ द जेरोक्स मशीन. उसको क्या मानेंगे अपन? रेवेन्यू मानेंगे. जब जब हम टोनर नए नए डालेंगे, टोनर का कार्ट्रिज आता है उसको लाके डालने का, वो रेवेन्यू में रिकॉर्ड होगा, यानी कि P&L अकाउंट में जाएगा. लेकिन जो इसका प्लेट होता है, जेरोक्स मशीन का जो प्लेट है, जो उसका मदरबोर्ड है, अब मदरबोर्ड भी आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो खराब होगा, उसको भी बदलना पड़ेगा. उसको रेवेन्यू माना जाएगा कि कैपिटल? तो आंसर है उसको कैपिटल माना जाएगा, क्योंकि वो इरेगुलर आएगा ना, नॉट अ रेगुलर थिंग कि हर 2 महीने में मदरबोर्ड चेंज करना है. ऐसा होता है क्या? नहीं, कभी कभार करना पड़ेगा जब वो खराब हो जाएगा, तो वो कैपिटल नेचर का माना जाएगा. इट हैज टू बी कैपिटलाइज्ड. आया समझ में? Good. Then components of actual cost. The actual cost of an acquired tangible fixed asset shall comprise of its purchase price, import duties and other taxes, excluding those subsequently recoverable. Subsequently recoverable यानी कि SENVAT, जो अपन रिकवर कर लेते हैं by setting off, and any directly attributable expenditure. अब सेनवैट भी आ गया, या रिकवरेबल में ड्रॉबैक भी आएंगे, जिसका ड्यूटी ड्रॉबैक बाद में मिलने वाला है. तो वो जो बेनिफिट्स मिल जाते हैं तुमको, यानी कि रिफंड हो जाता है किसी तरीके से, तो उसको फिर इंक्लूड मत करो. एंड डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंडिचर ऑन मेकिंग द एसेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, कैरेज इनवर्ड्स और वो सब उसमें आ जाएंगे. ये वही डेफिनेशन है जो अकाउंट्स में पढ़े थे क्लास 11th में. And any trade discounts and rebates shall be deducted in arriving at the actual cost. Obviously, हमको डिस्काउंट मिल गया है, रिबेट मिल गया है, तो उसको माइनस कर दो. Then the cost of tangible asset may undergo changes subsequent to its acquisition on account of price adjustment or changes in duties or similar factors, or exchange fluctuation
as specified in income computation disclosure standard on effects of changes in foreign exchange rates. तो ये भी अपन बाद में पढ़ने वाले हैं. इसमें सेक्शन भी है 43A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, तो वो भी एक एप्लीकेबल है. और जो अभी अपन स्टैंडर्ड इसका आगे पढ़ेंगे वो भी, तो उसको मैं वहां बताऊंगा. Then administration and other general overheads are to be excluded from the cost of tangible fixed assets, obviously, if they do not relate to specific tangible fixed asset. Expenses which are specifically attributable to construction of a project or to acquisition of a tangible fixed asset or bringing it into working condition shall be included as part of the cost of the project or as part of the cost of the tangible fixed asset. ये तो सब जानते हैं, nothing new. The expenditure incurred on startup and commissioning of the project, including the expenditure incurred on test runs and experimental production, shall be capitalized. The expenditure incurred after the plant has begun commercial production, that is production intended for sale or captive consumption, shall be treated as a revenue expenditure, obviously. Then self constructed tangible fixed assets, हमने खुद ने अगर बनाए तो फिर उसको कैसे करेंगे? तो वहां भी सिंपल है कि in arriving at the actual cost of self constructed tangible fixed assets the same principle shall apply. तो उसमें जो पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स तुम लेकर आओगे और फिर मशीन को बनाओगे, तो वो सब पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स को एड अप करते जाओ एंड दैट विल बिकम द कॉस्ट ऑफ योर फिक्स्ड एसेट. सिंपल. और उसको कंस्ट्रक्शन करने के जो खर्चे हैं वो भी ऐड होंगे. तो पार्ट्स जो हम लेके आएंगे वो प्लस उसको फिट करने के जो चार्जेस लगेंगे वो पूरा मिला के प्लस उसको असेंबलिंग चार्जेस को हम कहते हैं असेंबली चार्जेस एंड ऑल, वो सब इंक्लूड करके पूरा एग्जिस्टेंस में लाने तक जितने भी कॉस्टिंग करोगे सबको इंक्लूड करके वो बनेगा. लेकिन उसमें लास्ट पॉइंट एक अंडरलाइन कर लो, एनी इंटरनल प्रॉफिट्स शैल बी एलिमिनेटेड इन अराइविंग एट सच कॉस्ट. इन हम पार्ट्स लेके आए 100 रुपए में, फिर हम कहेंगे कि इसका मार्केट वैल्यू तो 110 है, तो हो सकता है हम 110 में बेच सकते हैं, तो वो 10 रुपए प्रॉफिट को क्या हम रिकॉग्नाइज करेंगे? क्या नहीं, सिर्फ कॉस्ट टू कॉस्ट रिकॉर्ड करने का. पार्ट्स अगर आए 100 रुपए में तो अपने को 100 रुपए ही ऐड करना है, इंटरनल प्रॉफिट ऐड नहीं करना है. वेरी गुड. फिर आता है नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन. when a tangible fixed asset is acquired in exchange of another asset, the fair value of the tangible fixed asset so acquired shall be its actual cost. And when it is acquired in exchange of shares or other securities, the fair value of tangible fixed assets so acquired shall be its actual cost. तो पहला तो बार्टर वाला दिया है, तो बार्टर ऑफ एसेट, मैंने आपको एक मशीन दे दिया, आपसे दूसरा मशीन ले लिया, मैंने मेरी कार आपको दे दी और आपकी कार ले ली. या फिर नंबर 2 जो है वो है अमालगमेशन वगैरह, अमालगमेशन, डीमर्जर जो होते हैं ना, या इशू ऑफ शेयर्स. आपसे मैंने एक बिजनेस एक्विजिशन कर लिया, तो पूरे मशीनरी खरीद लिए और मैंने कैश नहीं दिया, मैंने क्या दिया, मेरे शेयर्स आपको दे दिए. अब वो मशीनरी जो आ गई मेरे पास, तो उसका एक्चुअल कॉस्ट क्या रिकॉर्ड करूंगा? तो वहां दिया है कि जो भी उसका फेयर वैल्यू होगा वो निकालो और उसको रिकॉर्ड करो. तो फेयर वैल्यू ऑफ द टेंजिबल फिक्स्ड एसेट को रिकॉर्ड करेंगे, दोनों जगह सेम है, फेयर वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट सो एक्वायर्ड. देन इंप्रूवमेंट्स एंड रिपेयर्स में क्या करना है? तो देखो, एन एक्सपेंडिचर दैट इंक्रीजेस द फ्यूचर बेनिफिट्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग एसेट बियॉन्ड, क्वांटलाइन करो, बियॉन्ड इट्स प्रीवियसली असेस्ड स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस इज एडेड टू द एक्चुअल कॉस्ट. यानी उसको कैपिटलाइज करने का है. तो कैपिटलाइज कब करोगे? कि जो फ्यूचर बेनिफिट्स है वो ज्यादा हो जाएंगे. अब एक मशीन था जो 10 साल के लाइफ का था, लेकिन हमने बहुत खराब यूज किया तो 6 साल में उसकी बैंड बज गई. अब हमने उसमें हेवी एक्सपेंडिचर इनकर किया रिपेयर्स में, तो रिपेयर करके भी वो आगे जो 4 साल बचे वहां तक ही जाएगा, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंस कहलाएगा. हालत खराब हो गई 6 महीने में, 6 साल में, अब हमने उसको रिपेयर करवाया ताकि वो ओरिजिनल लाइफ तक पहुंच पाए,
तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा, करेक्ट, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल कब मानेंगे, व्हेन इट्स ओरिजिनल लाइफ इज गोइंग टू इंक्रीज। ओरिजिनल 10 साल का था, हमने उसको रिपेयर करवाया, अब वो 16 साल तक यूज हो सकता है, तो वो रिपेयर को हम कैपिटल कहेंगे। Then para 13 says the cost of an addition or extension to an existing tangible fixed asset which is of capital nature and which becomes an integral part of the existing tangible fixed asset is to be added to the actual cost. Addition से extension है तो उसको तो obviously capitalize करने का। Any addition or extension which has a separate identity and is capable of being used after the existing tangible asset is disposed of shall be treated as a separate asset. जैसे एक फर्नेस है, दूसरा फर्नेस बनाए और ये फर्नेस को कंडेम कर देंगे, उसको बंद करने वाले हैं, इसलिए नया फर्नेस बनाए, तो उसको इसमें ऐड मत करो, उसको अलग मानो, इट्स अ सेपरेट एसेट। फिर आता है पैरा नंबर 14, वैल्यूएशन ऑफ टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स इन स्पेशल केसेस। Where a person owns tangible fixed assets jointly with others, underline karo, jointly with others, the proportion in the actual cost, accumulated depreciation and written down value is grouped together with similar fully owned tangible fixed assets. Simple. अपने को ब्लॉक बनाना पड़ता ना, तो ब्लॉक के अंदर एक पेटेंट है जो पूरी तरीके से मेरे पास 100% आई ओन, और एक पेटेंट है जिसमें मेरा 30% शेयर है। तो क्या करेंगे, उसको एक ही ब्लॉक में डालेंगे, लेकिन ये वाला जो पेटेंट है इसका 30% कॉस्ट मेरे ब्लॉक में डालेंगे, क्योंकि आई एम 30% ओनर। तो ये पेटेंट अगर हमने 10 करोड़ में डेवलप किया है तो 10 करोड़ का 30% यानी 3 करोड़ मेरे ब्लॉक में आ जाएगा, 7 करोड़ दूसरे पर्सन के ब्लॉक में चले जाएंगे। फिर इस पे डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शनेटली आएगा, उसका WDV भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्रोपोर्शनेटली जाएगा। सिंपल, ऐसा बोला है। और 15 में लिखा है कि वेयर सेवरल एसेट्स आर परचेज फॉर अ कंसोलिडेटेड प्राइस द कंसिडरेशन शैल बी अपोर्शन्ड टू द वेरियस एसेट्स ऑन अ फेयर बेसिस। ऑब्वियसली ये कहाँ पे होता है, खास करके स्लम सेल। कैपिटल गेन में एक चैप्टर में, कैपिटल गेन के चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ेंगे अपन, स्लम सेल। स्लम सेल में क्या होता है कि पूरा बिजनेस एक साथ हम बेच देते हैं फॉर अ लमसम कंसिडरेशन। फॉर एग्जांपल मैंने पूरा बिजनेस 50 करोड़ में सेल कर दिया। अब ये जो पूरा बिजनेस मैं कह रहा हूं इसमें बहुत सारे एसेट्स है, इसमें लैंड भी होगा, बिल्डिंग भी होगा, प्लांट एंड मशीनरी भी होंगे, पेटेंट्स भी होंगे, अलग अलग चीजें होंगी ना। तो आप यानी स्लम बायर, मैंने तो बेच दिया, आप क्या करेंगे, बिकॉज यू हैव टू रिकॉर्ड द एसेट्स अंडर डिफरेंट कैटेगरीज एंड देन डेप्रिशिएट अकॉर्डिंगली। तो वहां पे वही बोला है, इसके लिए ये पॉइंट नंबर 15 है। तो पैरा 15 कहता है कि वेयर मोर देन वन एसेट्स आर बॉट फॉर अ कंसोलिडेटेड प्राइस यू हैव टू अपोर्शन द कॉस्ट ऑन अ फेयर बेसिस। अब वो फेयर बेसिस क्या है वो नहीं लिखा, तो वो फिर अकाउंटेंट का नॉलेज आपको लगाना पड़ेगा, और उनके जो फेयर मार्केट वैल्यूज है वो पहले निकाल लो सारे एसेट्स के, और फिर ये जो परचेज कॉस्ट आया है उसको फिर वो प्रपोर्शन में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सिंपल। और उसके बाद फिर ट्रांजैक्शनल हो गया है ही, स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको ट्रांजिशनल करो। ट्रांजिशनल यानी वो हर उसमें आ रहा है ट्रांजिशनल के 16 के पहले जो था तो उसको बाद में कैसे करेंगे, वो ट्रांजिशनल। यस, तो वो ये 16 के बाद, 16 के पहले, 15 के बाद, 15 के पहले कोई काम का नहीं रहता, छोड़ देने का सबसे अच्छा वही होता है। ट्रांजिशनल में सबसे अच्छा होता है कि डोंट रीड, बिकॉज अरे वो 16 के पहले क्या था, ये प्रैक्टिकल लाइफ के काम का है, लेकिन एग्जाम में तो नहीं पूछेंगे। एक बार पढ़ लो, देखो, द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ विच commenced on or before 31st March 16 but not completed by the said date
shall be recognized in accordance with provisions of this standard, यानी ये standard उसको लगेगा. The amount of actual cost, if any, recognized for the said assets for any previous year commencing on or before 1st April 16 shall be taken into account for recognizing the actual cost of the said fixed assets for the previous year commencing on 1/4/16 and subsequent years. यानी अगर कुछ अमाउंट हम पिछले साल में रिकॉग्नाइज कर चुके हैं फिर उसको इस साल में मत करो. सिंपल. जो हो गया है तो उसको मत दोबारा से मत करो. डोंट डबल रिकॉग्नाइज द कॉस्ट. दैट इज द फंडा. बाकी ये स्टैंडर्ड के हिसाब से करने का है. फिर डेप्रिसिएशन में बोलता है कि डेप्रिसिएशन ऑन टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स शैल बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ द एक्ट. ऑफ कोर्स पूरा डेप्रिसिएशन का टॉपिक हम पढ़ चुके हैं एक्ट के अंदर. सो डेप्रिसिएशन विल बी इन अकॉर्डेंस विद द एक्ट. और ट्रांसफर के लिए बोलता है कि इनकम अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स शैल बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ द एक्ट. यानी कि कैपिटल गेन सेक्शन 50 है ना. ब्लॉक में अगर एसेट बेचोगे तो सेक्शन 50 लगता है उसके लिए. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आ सकता है, वो भी आपको याद होगा. और आखिरी में डिस्क्लोजर्स है. तो डिस्क्लोजर्स वही एक बार पढ़ने का है. डिस्क्रिप्शन ऑफ एसेट एंड ब्लॉक, कौन सा एसेट है, किस ब्लॉक का है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन क्या है, एक्चुअल कॉस्ट और द WDV, एडिशन और डिडक्शंस ड्यूरिंग द ईयर, एडिशन डिडक्शन क्या किया है तुमने, इंक्लूडिंग एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ सेनवैट. सेनवैट के रेट को अपन माइनस करते हैं ना एक्चुअल कॉस्ट में से, याद है आपको. ये सब हमने पढ़े थे सेक्शन 43 डेफिनेशन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट. देन चेंज इन एक्सचेंज रेट, ये भी पढ़ा अपन ने. एंड सब्सिडी, गवर्नमेंट से जो सब्सिडी मिलती है जिसको अपन एक्चुअल कॉस्ट में से माइनस करते हैं. तो ये सारे एडजस्टमेंट्स भी दिखाने का है. फिर डेप्रिसिएशन इस साल में कितना कैलकुलेट किया तुमने अलाउेबल, एंड WDV एट द एंड ऑफ द ईयर फाइनल में. सिंपल. नाउ विल सी ICDS नंबर 6, इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स. देखते हैं इसको. इसका सेक्शन तो आप लोगों ने देखा होगा PGBP के अंदर 43CA के फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन से जो नुकसान या फायदा होता है इधर और, तो उसको अपन एसेट्स की वैल्यू में किस तरह से एडजस्ट करते हैं. तो वो तो एसेट के लिए था. और अगर रेवेन्यू लॉस या गेन है तो उसको इनकम या लॉस माना जाएगा, है ना. लॉस विल बी टेकन एज रेवेन्यू लॉस, यानी कि रेवेन्यू लॉस जो है उसको अपन P&L में डेबिट करेंगे एज एन एक्सपेंस. और अगर गेन है तो उसको बिजनेस इनकम मानेंगे. राइट. तो खैर वो तो आप जानते हैं. अब उसको यहां पे कैसे लिखा है, लेट्स सी. स्कोप. दिस ICDS डील्स विद treatment of transactions in foreign currency. Treatment of transactions in foreign currency can be any business transaction. मैंने मटेरियल सप्लाई किया है या मटेरियल परचेज किया है, स्टॉक इन ट्रेड वगैरह, या सर्विसेज दिए हैं, सर्विसेज लिए हैं जिसका पेमेंट या तो करना है या रिसीव करना है फॉरेन करेंसी में. ऑल इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस यू कैन से इन शॉर्ट. Then translating the financial statements of foreign operations. सपोज हमारा सब्सिडरी फॉरेन में है तो उसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वहां पे बनेंगे वो डॉलर्स में बनेंगे. अब उसको इंडियन रूपी में कैसे कन्वर्ट करना, तो वो भी अपन देखेंगे. एंड सी, ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस इन द नेचर ऑफ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स. ठीक है. फॉरवर्ड एक्सचेंज यानी कि जो फ्यूचर में सेटलमेंट के ट्रांजैक्शंस होते हैं. फिर डेफिनेशंस है. तो 3 चीज़ों के लिए ये अपना स्टैंडर्ड लगेगा. ठीक है. वेरी गुड. अब देखो कुछ डेफिनेशंस है उसको अपन पढ़ लेते हैं फटाफट. एवरेज रेट इज द मीन ऑफ द एक्सचेंज रेट्स इन्फोर्स्ड ड्यूरिंग अ पीरियड. सिंपल. क्लोजिंग रेट इज द एक्सचेंज रेट एट द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी 31 मार्च का जो रेट होता है उसको क्लोजिंग रेट कहते हैं हम. Then exchange difference is the difference resulting from reporting the same number of units of a foreign currency in the reporting currency of a person at different exchange rates.
at different exchange rates. तो क्या बोलता है, same number of units of foreign currency, यानी जैसे $10,000 है तो $10,000 को अगर रुपी में कन्वर्ट करेंगे तो उसका वैल्यू डिफरेंस आता है, तो उसको एक्सचेंज डिफरेंस कहते हैं. Exchange difference is the difference resulting from reporting the same number of units of a foreign currency in the reporting currency of a person at different exchange rates. अलग अलग exchange rate से अगर उसको दिखाए तो जो उसमें डिफरेंस आएगा उसको अपन exchange difference कहेंगे. यानी यूनिट वही है, डॉलर्स विल रिमेन डॉलर्स, लेकिन एक्सचेंज रेट में अगर अलग अलग करें 67 रुपीज पर डॉलर या 69 रुपीज पर डॉलर तो उसमें फर्क आएगा ना. देन एक्सचेंज रेट इज द रेशियो फॉर एक्सचेंज ऑफ टू करेंसीज. ऑब्वियसली फॉरेन करेंसी इज द करेंसी अदर देन रिपोर्टिंग करेंसी ऑफ अ पर्सन. ऑब्वियसली अपना रिपोर्टिंग करेंसी अगर रुपीज है तो डॉलर्स हमारे लिए क्या हो गए, फॉरेन करेंसी. Then foreign operations of a person is a branch by whatever name called of that person, the activities of which are based or conducted in a country other than India. Obviously जैसे आप तो जानते हैं कि मेरे स्विट्जरलैंड में भी ऑपरेशंस है और मॉरिशस में भी है, न्यूजीलैंड में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, बहुत सारी जगह है, यूएस में भी है. फॉरेन ऑपरेशंस ऑफ फारूक हक. देन फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस is a transaction which is denominated or in or requires settlement in a foreign currency, including transactions arising when a person buys or sells goods or services whose price is denominated in foreign currency. सिंपल चीज, जैसे अपन इंटरनेट से कुछ चीजें परचेज करते हैं ना फॉरेन से, तो प्राइस उधर डॉलर में रहता है और हम परचेज कर रहे हैं, तो वो भी किस में आएगा, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन में आएगा. So buys and sells goods whose price is denominated in foreign currency, or borrows or lends funds when the amount payable or receivable are denominated in a foreign currency. Foreign currency loans जो रहते हैं, FCBs, foreign currency borrowings भी कहते हैं उनको. Then becomes a party to an unperformed forward exchange contract. Forward exchange contract में आपने एंटर किया है, जो अभी परफॉर्म नहीं हुआ है, जो बैलेंस है लेकिन एंटर हुआ है. और अदरवाइज एक्वायर्स और डिस्पोजेस ऑफ एसेट्स और इनकर्स और सेटल्स लायबिलिटीज डिनोमिनेटेड इन अ फॉरेन करेंसी. सब डेफिनेशंस है, याद रखने के. देन फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, ये सब आप लोग तो जानते ही है, सी फाइनल में एसएफएम में बहुत डिटेल में पढ़ा आपने. मीन्स एन एग्रीमेंट टू एक्सचेंज डिफरेंट करेंसीज at a forward rate and includes a foreign currency option contract or another financial instrument of similar nature. ये पूरा SFM में आप लोगों ने पढ़ा, चैप्टर ही है पूरा फॉरेन करेंसी का, और उसके अंदर फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शंस और स्वैप्स है ना, बहुत सारी चीज़ें याद आती होंगी अभी आपको. वेरी गुड. तो मैं उनको डिटेल में नहीं पढ़ाने वाला, बट यू हैव ऑलरेडी डन इन SFM. फिर फॉरवर्ड रेट. फॉरवर्ड रेट वही है जो आगे में सेटलमेंट का रेट होता है, उसको फॉरवर्ड रेट कहते हैं. फिर इंडियन करेंसी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सबको मालूम है. देन मॉनेटरी आइटम्स आर मनी held and assets to be received or receivable to be paid in fixed or determinable amounts of money. Cash receivables and payables are examples of monetary items. Then non-monetary items are assets and liabilities other than monetary items, obviously, जैसे fixed assets वगैरह, goods, fixed assets, yes, non-monetary. And reporting currency means the Indian currency, except for foreign operations where it shall mean currency of the country where the operations are carried out. अगर अपना ब्रांच यूएस में है तो डॉलर्स विल बिकम रिपोर्टिंग करेंसी. देन वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस, वो तो सब ठीक है. अब आ जाओ सीधा इनिशियल रिकॉग्निशन. यहाँ से मेन पॉइंट शुरू होता है. पैरा 3.1 कहता है कि फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन शैल बी रिकॉर्डेड ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन इन द रिपोर्टिंग करेंसी by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency
at the date of transaction. इतना बड़ा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अंडरलाइन करो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ उस दिन का जो एक्सचेंज रेट होगा उससे हम कन्वर्ट करेंगे. जैसे फॉरेन से मैंने कोई एसेट खरीदा, या मैंने कोई गुड्स परचेज किए, या मैंने सर्विसेज दिया, या जो भी हुआ लेन देन जो भी होता है, तो उसको किस रेट से कन्वर्ट करेंगे. नाउ इफ द बिल हैज बीन रेज्ड इन डॉलर्स, उसको रुपये में कन्वर्ट करना है, रिपोर्टिंग करेंसी में कन्वर्ट करना है, तो किस दिन का एक्सचेंज रेट लिया जाएगा, ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन. ये याद रखो, ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन. सिंपल, गुड. नंबर 2, an average rate for a week or a month that approximates the actual rate at the date of transaction may be used for all transaction in each foreign currency occurring during that period. If the exchange rate fluctuates significantly, the actual rate at the date of transaction shall be used. Good. तो पैरा 1 में क्या बोलता है कि जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ उस दिन का एक्सचेंज रेट लगाओ, ये पहली बात. दूसरे में कहता है कि जहां पर रेगुलर ट्रांजैक्शंस होते हैं, मेरा डेली इंपोर्ट चलते रहता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ह्यूज बिजनेस, तो फिर डेली और एक एक दिन का कितना परेशानी हो जाएंगी ना अपने को. तो बोलता है कि मंथ का एवरेज निकाल लो, वीक या मंथ का एवरेज निकालो, और उससे भी आप लेके चल सकते हो, लेकिन वो अप्रोक्सीमेट करना चाहिए. तो अप्रोक्सीमेट कब करेंगे, जब फ्लक्चुएशन है लेकिन थोड़ा थोड़ा है, माइनर फ्लक्चुएशन है. तो ऑन एन एवरेज अपन निकाल सकते हैं कि ऑन एन एवरेज ये वो प्राइस था, 67.2 था स्टार्टिंग ऑफ द मंथ और 67.6 गया एंड ऑफ द मंथ. माइनर फ्लक्चुएशन है, थोड़ा ऊपर नीचे ऐसे चलते रहता है. तो अगर इस तरह से फ्लक्चुएशन है तो अपन मंथ के एवरेज लेकर उसको पूरे मंथ के ट्रांजैक्शंस को वो प्राइस पे कन्वर्ट कर सकते हैं. दिस इज फॉर सिंप्लिसिटी. और उसमें लिखा है मे, यानी ये आप कर सकते हो, चॉइस है. लेकिन अगर सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन है, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे है, तो फिर वो नहीं लेके चलने का, फिर जो एक्चुअल डेट है उसी का लेके चलना है. ऐसा समझ में? वेरी गुड. फिर आता है पैरा नंबर 4, कन्वर्जन एट द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर. एट द लास्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम्स, यानी पेएबल्स एंड रिसीवेबल्स, ठीक है, या कैश इटसेल्फ, हमारे पास डॉलर्स में पड़ा है पैसा, डॉलर्स में, या फिर रिसीवेबल्स है, पेएबल्स है, तो ये जो सब जो चीजें हैं फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम्स, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. बैलेंस शीट बनाने के लिए कन्वर्जन लगेगा ना, तो वो किस रेट से करेंगे, तो देखो, शैल बी कन्वर्टेड इनटू रिपोर्टिंग करेंसी बाय अप्लाइंग द क्लोजिंग रेट, यानी 31 मार्च का जो रेट है उससे आप उसको कन्वर्ट कर लो. तो 31 मार्च को डॉलर्स में जैसे बैलेंस शीट बनी उधर ब्रांच वगैरह की, उसमें मॉनेटरी आइटम्स होंगे, तो वो मॉनेटरी आइटम्स को यहाँ अपने इंडिया में दिखाने के लिए रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसमें रिसीवेबल्स, पेएबल्स, जो भी मॉनेटरी एसेट्स होते हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, तो उनको अपन कन्वर्ट कर लेंगे. 31 मार्च का जो रेट होगा डॉलर रुपी का, उससे कन्वर्ट कर लेंगे. ठीक है, वेरी गुड. सेकेंड, where the closing rate does not reflect with reasonable accuracy the amount in reporting currency that is likely to be realized from or required to disburse a foreign currency monetary item owing to restriction or remittances, restriction on remittance, or closing rate being unrealistic and it is not possible to affect an exchange of currencies at that rate, then the relevant monetary item shall be reported in the reporting currency at the amount which is likely to be realized from or required to disburse such item at the last day of the previous year. कुछ समझ में नहीं आया? सिंपल है. पहले तो बोला कि देखो क्लोजिंग रेट से उसको लगा दो. अब क्लोजिंग रेट डॉलर का मान लो कि 67 है यूएसडी, तो वो तो अपन लगा देंगे. नाउ यूएसडी एंड इंडियन रुपीज आर इजीली एक्सचेंजेबल, तो उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तो वो तो लास्ट डे का जो रेट है उसको लगा दो, फिनिश कर दो.
लेकिन अब मान लो कि हमारा ब्रांच यूएस की जगह कहां पर है, वियतनाम ऐसी कोई तो भी कंट्री में है कि जहां पर सिर्फ जो एक्सचेंज रेट 31 मार्च को दिख रहा है, वियतनामीज, आई डोंट नो व्हाट इज द करेंसी देयर, प्लीज डोंट आस्क, मेरा कोई जनरल नॉलेज का एग्जाम नहीं है, तो जो भी करेंसी होंगी उधर की, अब वहां की करेंसी और इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना है, तो जो कन्वर्जन रेट अपने को मिल रहा है, बैंक रेट या जो भी है ऑफिशियल रेट, वो तो है, मगर वो रेट से हमारा कन्वर्जन होने वाला नहीं है, और वहां जो पैसा मिलेगा, जो रिसीवेबल्स है या जो पेएबल्स है, वो रेट से होने वाले नहीं है, ड्यू टू वेरियस रिस्ट्रिक्शंस, आरबीआई रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, बाकी उनके गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस है। तो ये रिस्ट्रिक्शंस की वजह से कभी कभी क्या होता है कि जो रेट है ऑफिशियल उस पर एक्सचेंज होता नहीं है, एक्सचेंज करने के लिए कोई अलग ही रेट फॉलो करना पड़ता है। तो फिर अगर ऐसा केस, तो वहां बोला है कि फिर वो जो एक्चुअली रियलाइजेबल या पेएबल जो है डिसबर्समेंट जो करना पड़ेगा एट द रियल रेट, जो ऑफिशियल है उसको छोड़ दो, जो रियल रेट पे आपको लगता है कि ये रेट से पैसा मिलेगा या जाएगा, उस रेट पे फिर उसको रिकॉर्ड करो। आया समझ में? सो व्हेन द ऑफिशियल रेट इज नॉट फॉलो, यानी उसको फॉलो नहीं कर सकते हम बिकॉज ऑफ सम रिस्ट्रिक्शंस, एंड द एक्चुअल रेट विल बी समथिंग एल्स, तो वो एक्चुअल रेट को फिर आप फॉलो करो। थर्ड, नॉन मॉनिटरी आइटम्स, लैंड बिल्डिंग वगैरह वगैरह, shall be converted into reporting currency by using the exchange rate at the date of transaction। मान लो कि मैंने एक बिल्डिंग खरीदा यूनाइटेड स्टेट्स में, न्यूयॉर्क में, अब उसको यहाँ रिपोर्ट करना है बैलेंस शीट में इंडिया में, तो उसका मैं क्या लूंगा, डेट ऑफ परचेज, जिस दिन मैंने वहां परचेज किया उस दिन का जो करेंसी रेट था उससे मैं लूंगा, ठीक है। तो नॉन मॉनेटरी आइटम, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। द नॉन मॉनेटरी आइटम बीइंग इन्वेंटरी, stock in trade, which is carried at net realizable value denominated in a foreign currency, shall be reported using the exchange rate that existed when such value was determined। अब नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे अगर आप उसको शो कर रहे, कॉस्ट की जगह एनआरवी पे अगर शो कर रहे, तो जिस दिन का एनआरवी आपने लिया होगा, वो एनआरवी किस दिन का लिया वो देखो, वो वैल्यूएशन कब किया तुमने। तो अगर 31 मार्च का एनआरवी लिया है, कॉस्ट आपका है 13 जुलाई का, लेकिन एनआरवी जो है वो 31 मार्च की, और वो कम थी इसलिए आपने उसको वहां पे लाए, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे डिस्क्लोज किया, तो फिर 31 मार्च की एनआरवी लिया ना, तो उसी दिन का एक्सचेंज रेट भी ले लो, सिंपल। जिस दिन का एनआरवी लिया है उसी दिन का एक्सचेंज रेट जो था प्रिवेलिंग वो ले लो। देन पैरा 5, recognition of exchange differences। In respect of monetary items, exchange differences arising on settlement thereof or on conversion thereof at last day of the previous year shall be recognized as income or as expense in that previous year। Simple। हमने पिछले साल 31 मार्च को रिसीवेबल का वैल्यू लिया था, जैसे $10,000 रिसीवेबल थे, उस वक्त रेट 67 था, तो हमने 67,000 पे डिस्क्लोज कर दिया। अब जब एक्चुअल सेटलमेंट हुआ, एक्चुअल रियलाइज हुआ, तो हो सकता है 69,000 आ गया फ्लक्चुएशन की वजह से, या लॉस भी हो गया, 65 ईच मिला, इधर और हो सकता है, वैल्यू बढ़ सकती है, कम हो सकती है। अगर गेन हुआ तो उसको इस साल की इनकम में डाल दो, लॉस हुआ तो उसको भी इस साल रिकॉर्ड कर लो, सिंपल। जिस साल में सेटलमेंट होगा उस साल में गेन या लॉस को अपन रिकॉर्ड कर लेंगे। Then in respect of non-monetary items, exchange differences arising on conversion thereof at the last day of the previous year shall not be recognized as income or as expense in that previous year। तो नॉन मॉनेटरी आइटम्स में उसको रिकॉर्ड नहीं करने का है, ठीक है। नॉन मॉनेटरी आइटम में इनकम एक्सपेंस को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जो डेट ऑफ परचेज पे था बस वही लेंगे, यानी उसको 31 मार्च को रिवैल्यू नहीं करना है, इन सिंपल वर्ड्स। तो नॉन मॉनेटरी आइटम्स को 31 मार्च को आप रिवैल्यू नहीं करेंगे, मॉनेटरी आइटम को करेंगे और उसका जो डिफरेंस है उसको रिकॉर्ड कर लेंगे इनकम लॉस, लेकिन नॉन मॉनेटरी आइटम को नहीं करेंगे, ठीक है।
जैसे फॉर एग्जांपल कि 6 जुलाई को एक रिसीवेबल खड़ा हुआ था मॉनेटरी आइटम, उस वक्त उसका वैल्यू 67,000 था और 31 मार्च क्लोजिंग पे हमने उसको वैल्यू किया तो उसका वैल्यू 69,000 आ गया। तो ये 2000 का जो इनकम है उसको अपन इसी साल में रिकॉग्नाइज कर लेंगे, उसको इनकम में ऐड कर देंगे। 65 आ गया तो लॉस रिकॉर्ड कर लेंगे मॉनेटरी आइटम में, यानी मॉनेटरी आइटम में 31 मार्च को रिवैल्यू करना है और डेट ऑफ ट्रांजैक्शन और इसका जो डिफरेंस है उसको आपको इनकम या लॉस में रिकॉर्ड करने का है। लेकिन जो नॉन मॉनेटरी आइटम्स है उसमें ये डिफरेंस को ना तो हम इनकम में रिकॉर्ड करेंगे ना लॉस ट्रीट करेंगे, उसको रिवैल्यू नहीं करने का, इन सिंपल वर्ड्स। फिर एक्सेप्शंस दिए हैं, ये तीनों पैरा के एक्सेप्शंस है कि नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन पैरा 3, 4 and 5, इनिशियल रिकॉग्निशन, conversion and recognition of exchange difference shall be subject to provisions of 43A and rule 115। तो ये जो सेक्शन अपन ने पढ़ा 43A बिजनेस हेड में, वो ये ओवरराइड करेगा, यानी ये जो पैरास देखे अपन ने उसके ऊपर ओवरराइड करेगा। लेकिन याद रखो 43A किसके लिए लगता है? ओनली फॉर फिक्स्ड एसेट्स, ये फिक्स्ड एसेट्स के लिए लगता है। फिक्स यानी कैपिटल एसेट्स के लिए, टू बी मोर प्रिसाइज कैपिटल एसेट्स, इट डजंट अप्लाई टू रेवेन्यू एसेट्स। तो रेवेन्यू एसेट में जो ऊपर हमने देखा वो लगेगा, कैपिटल एसेट्स में 43A लगेगा। Then financial statements of foreign operations. The financial statements of foreign operations shall be translated using the principles and procedures in para 3 to 6 as if the transactions of the foreign operations had been of the person himself। ठीक है, जो ऊपर में पढ़ा वही लगाएंगे अपन। Then forward exchange contracts, para 8 क्या कहता है? Any premium or discount arising at the inception of a forward exchange contract shall be amortized as expense or income over the life of the contract। जो डिस्काउंट या प्रीमियम होता है उसको अमोर्टाइज करने का है over the life of the contract। Exchange differences on such a contract shall be recognized as income or expense in the previous year in which the exchange rate changes। Any profit or loss arising on cancellation or renewal shall be recognized as income or expense for that previous year। सिंपल। तो पहले तो इनिशियल में जो डिस्काउंट आएगा उसको अमोर्टाइज कर दो, प्रीमियम आएगा उसको भी अमोर्टाइज कर दो। फिर क्या करो कि इसमें जो एक्सचेंज रेट डिफरेंसेस है, एक्सचेंज डिफरेंसेस उसको भी आप रिकॉग्नाइज करो। तो एक्सचेंज डिफरेंसेस कैसे आएगा कि 31 मार्च बीच में आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट इधर भी इस साल में थोड़ा सा है, उस साल में थोड़ा सा है। इन 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें से 2 महीने इस साल में है, बाकी 4 महीने अगले साल में। तो 31 मार्च को उसको रिवैल्यू करेंगे और उसमें जो डिफरेंस होगा उसको रिकॉर्ड कर लेंगे और अगले साल जब सेटलमेंट होगा तो फिर उसको रिकॉर्ड करेंगे डिफरेंस को। Then the provisions of subpara 1 shall apply provided that the contract is not intended for trading or speculation purpose and is entered into to establish the amount of the reporting currency required or available on the settlement date of the transaction। यानी hedging contract होना चाहिए, speculation nature का नहीं होना चाहिए। अगर speculation nature का है तो फिर ये रूल नहीं लगेगा। Then the provisions of subpara 1 shall not apply to contract that is entered into to hedge the foreign currency risk at a firm commitment or a highly probable forecast transaction। For this purpose, firm commitment shall not include assets and liabilities existing at the end of the previous year। अब ये थोड़ा सा भारी काम है, ये SFM जिन्होंने पढ़ा होगा उनको समझ में आएगा। सिर्फ वर्ड याद रखो, फर्म कमिटमेंट वाला अगर केस है तो फिर ये जो ऊपर रूल अपन ने देखा वो एप्लीकेबल नहीं है। Then the premium or discount that arises on the contract is measured by difference between exchange rate at the date of inception of the contract and the forward rate। ये तो ऑब्वियस है, सबको मालूम है। फॉरवर्ड रेट और जो इंसेप्शन, ये दोनों में अपन डिफरेंसेस निकालते हैं। And exchange difference on the contract is the difference between the foreign currency amount of the contract translated at the exchange rate at the last day of the previous year or the settlement date where the transaction is settled during the previous year and the same foreign currency amount translated at the date of inception of the contract। तो inception
या फिर लास्ट डे अगर बीच में आ गया तो वो, या फिर सेटलमेंट, तो वो दोनों में से जो भी होगा। अगर एक ही साल में इंसेप्शन और सेटलमेंट दोनों है तो इंसेप्शन का वैल्यू और सेटलमेंट का वैल्यू, इन दोनों को अपन डिफरेंस मानेंगे। और अगर इंसेप्शन एक साल में है, सेटलमेंट दूसरे साल में, तो फिर दो एंट्रीज बीच में होती है, पहले क्लोज ऑफ द ईयर आएगा बीच में, तो इंसेप्शन और क्लोज ऑफ द ईयर का जो डिफरेंस है वो अपन रिकॉग्नाइज कर लेंगे। फिर ये क्लोज ऑफ द ईयर से सेटलमेंट का जो डिफरेंस होगा वो फिर अगले साल रिकॉर्ड होगा। ऑल सिंपल पॉइंट्स। Then premium discount or exchange difference on contract that are intended for trading or speculation or that are entered into to hedge the foreign currency risk of a firm commitment or a highly probable forecast transaction shall be recognized at the time of settlement. तो उसको बीच में करने ही करने का, उसमें सेटलमेंट के वक्त ही अपने को करने का। shall be recognized at the time of settlement only. Then transitional provision फिर पढ़ने की जरूरत नहीं रहती। All foreign currency transactions undertaken on or after 1416 shall be recognized in accordance with this standard. तो 1416 onwards तो ये applicable रहेगा ही रहेगा। और उसके पहले के जो है तो उसमें क्या करना, तो वो पॉइंट नंबर 2 में दिया है कि exchange differences arising in respect of monetary item or non-monetary item on the settlement thereof during the previous year commencing after 1416 यानी 16-17 or on conversion thereof at the last day of the previous year commencing on after 16 shall be recognized in accordance with the provisions of the standard after taking into account the amount recognized earlier. यानी पिछले साल 15-16 में ऑलरेडी जो रिकॉग्नाइज कर लिया था उसको देखते हुए अब 16-17 में उसको रिवैल्यू करेंगे। सिंपल पॉइंट। सिमिलरली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी है तो उसको भी वैसे ही करेंगे, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड सिमिलरली फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स 1/4/16 के बाद के है तो उनको तो ये लगेगा ही लगेगा स्टैंडर्ड। और उसके पहले के है तो भी ये स्टैंडर्ड लगेगा, लेकिन उसके पहले साल में जो अपन रिकॉग्नाइज ऑलरेडी कर चुके हैं उसको देखते हुए यानी उसको एडजस्ट करते हुए करंट ईयर का रिकॉग्नाइज करेंगे। सिंपल। फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट विल सी गवर्नमेंट ग्रांट्स। अब गवर्नमेंट ग्रांट्स है बहुत सिंपल होता है, ये जैसे पहले करते वैसे ही करना है, इसमें कोई खास वो नहीं है। ग्रांट्स दो टाइप के होते हैं, एक कैपिटल और एक रेवेन्यू। कैपिटल भी स्पेसिफिक एसेट्स के लिए होते हैं या जनरल होते हैं, ठीक है, तो वो सब अपन इसमें देखते हैं। तो देखो क्या लिखता है। ICDS deals with treatment of government grants. Government grants are sometimes called by other names also like subsidies, cash incentives, duty drawbacks, waivers, concessions, reimbursements, etc. यानी ये सबको अपन गवर्नमेंट ग्रांट ही मानेंगे, ठीक है। Then ICDS does not deal with government assistance other than in the form of grants. दूसरे जो गवर्नमेंट के असिस्टेंस है वो इस रूल में नहीं आएंगे। एंड गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इन ओनरशिप ऑफ द एंटरप्राइज, यानी गवर्नमेंट ने हमारे कैपिटल में इन्वेस्ट किया है तो उसको गवर्नमेंट ग्रांट नहीं मानेंगे। गुड। फिर गवर्नमेंट में कौन आता है उसका डेफिनेशन है, सेंट्रल आता है, स्टेट आता है, एजेंसीज एंड सिमिलर बॉडीज वेदर लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल। और गवर्नमेंट ग्रांट किसको कहेंगे वो भी डिफाइंड है, assistance by government in cash or kind to a person for past or future compliance with certain conditions. They exclude those forms of government assistance which cannot have a value placed upon them and the transactions with government which cannot be distinguished from the normal trading transactions of the person. ठीक है, यानी गवर्नमेंट हमारे से खरीद लेता है रॉ मटेरियल तो उसको गवर्नमेंट ग्रांट नहीं बोलेंगे, दैट्स अ ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन। तो ऐसा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई डेफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछने वाला। फिर देखो सीधा रिकॉग्निशन। गवर्नमेंट ग्रांट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड, अंडरलाइन कर दो, नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड until there is reasonable assurance that the person shall comply with the conditions attached to them and the grant shall be received. दो प्रॉब्लम है, एक तो ये कि हम शायद कंडीशंस को कंप्लाई ना करें तो हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगा नहीं, या दूसरा कि हम तो कंप्लाई कर रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट का भरोसा नहीं है कि वो हमें देंगे या नहीं देंगे। नॉर्मली तो दूसरी सिचुएशन होती है,
हम तो सब करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट अपने इरादों से मुकर जाता है, गवर्नमेंट बदल जाती है, कांग्रेस से बीजेपी आ गई तो शायद उन्होंने पुरानी स्कीम कैंसिल कर दी, या इन्होंने नई स्कीम लाई और बाद में दूसरी गवर्नमेंट ने उसको चेंज कर दी। तो इतने सारे फंडामेंटल्स हैं ना उसके अंदर, बहुत सारे प्रॉब्लम्स अटैच्ड। तो ये जब तक कि सर्टेनिटी ना हो जाए कि गवर्नमेंट से पैसा बस मिलने ही वाला है, तब तक आप इसको रिकॉर्ड मत करो, ऐसा बोला है, ठीक है। अनलेस देयर इज रीजनेबल assurance, number one, that you will comply with the conditions, and number two, that you are going to receive the grant. Then recognition of government grant shall not be postponed beyond the date of actual receipt. दूसरा पॉइंट ये भी बोला है, beyond the date of actual receipt आप उसको पोस्टपोन मत करो। अब यहाँ एक प्रॉब्लम क्या है कि कभी कभी गवर्नमेंट से पैसा तो मिल जाता है, लेकिन उसमें कंडीशन अटैच होती है कि अगर आप ये कंडीशंस को फुलफिल नहीं करोगे तो पैसा वापस करना होगा, रिफंड देना होगा। अब ऐसा अगर सिचुएशन आ जाए तो क्या होगा? तो आईसीडीएस बेचारा साइलेंट है, कुछ नहीं कहता। ऐसे कंडीशन में क्या करना हो, कुछ नहीं लिखा। उसमें बोला है कि रिकॉग्निशन शैल नॉट बी पोस्टपोन। तो ये जो है ना पॉइंट, ये बड़ा खतरनाक पॉइंट। इसमें आगे चल के आप अमेंडमेंट्स देखेंगे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम आने ही वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होते हैं कि गवर्नमेंट रिलीजेस द मनी, गवर्नमेंट ने पैसा दे दिया, लेकिन उसमें बहुत सारे कंडीशंस अटैच्ड, और कंडीशन 3-4 साल के लिए कि जब तक आप ये कंडीशंस को फुलफिल नहीं करेंगे, यानी अगर आगे नहीं करेंगे तो आपको पैसा रिटर्न करना होगा। फिर क्या, हमने तो इनकम रिकॉर्ड कर ली क्योंकि पैसा आ गया था, है ना। तो ये एक प्रॉब्लम आगे चल के क्रिएट होने वाला है इस आईसीडीएस के अंदर। बट स्टिल अभी तो लिखा है तो अपने को लेके चलना पड़ेगा। देन आगे लिखा है कि द गवर्नमेंट ग्रांट रिलेट्स टू अ डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट। अब ट्रीटमेंट देखो, ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट रहता है, क्या करने का है। सो where the government grant relates to the depreciable fixed asset or assets of a person, the grant shall be deducted. करना क्या है देखो, deducted from the actual cost of the asset or assets concerned, or from the written down value of the block to which the concerned asset or assets belong to. यानी अगर इस साल हमने एसेट परचेज किया और इसी साल ग्रांट मिल गया तो अपन एक्चुअल कॉस्ट में से माइनस कर देंगे। 100 लाख का एसेट था, 5 लाख का ग्रांट मिल गया, तो अपन एक्चुअल कॉस्ट ब्लॉक में कितना लेंगे, 95 लाख। 100 माइनस 5, 95। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इस साल हमने एसेट परचेज किया और ग्रांट इस साल में नहीं मिला, तो इस साल तो अपन पूरा 100 लाख ऐड कर देंगे ब्लॉक के अंदर। अगले साल हमें 5 लाख का ग्रांट मिला, तो फिर क्या करेंगे, उस ब्लॉक के WDV से अगले साल 5 लाख माइनस कर देंगे, सिंपल। Then, where the government grant relates to a non-depreciable asset, like land is a non-depreciable asset of a person requiring fulfillment of certain obligations, the grant shall be recognized as income over the same period over which the cost of meeting such obligations is charged to income. वैसे लैंड में तो क्या होता है कि हम डिप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं करते और उसको अमोर्टाइज भी नहीं करते, तो वहां अगर ग्रांट मिला तो लैंड की कॉस्ट से माइनस करके रख देना है। जब लैंड आगे चल के बेचेंगे ना तो कैपिटल गेन निकालेंगे, तब उसको कंसिडर करेंगे, यानी लैंड की कॉस्ट को कम करके लेंगे। लेकिन यहां जो ये बोल रहा है ये अमोर्टाइजेशन वाले एसेट्स के लिए बोल रहा है, यानी जो अपन डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं करते लेकिन अमोर्टाइज करते हैं। कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिसको हम अमोर्टाइज करते हैं, वी डोंट टेक इट एज डिप्रिसिएशन बट वी अमोर्टाइज, लाइक टेलीकॉम लाइसेंस फीस एंड ऑल। तो अगर उससे रिलेटेड कोई ग्रांट, तो क्या करो कि जैसे ये कॉस्ट था अपना और ये कॉस्ट को अपन अमोर्टाइज कर रहे हैं, तो जितने साल में आप कॉस्ट को अमोर्टाइज कर रहे हैं उतने ही सालों में ग्रांट को भी इनकम मानना पड़ेगा। यानी इन सिंपल वर्ड्स, जो ग्रांट मिलना है उसको भी आप अमोर्टाइज कर दो, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट, where the government grant is of such a nature that it cannot be directly, cannot, underline करो, cannot be directly relatable to the asset acquired। ये नहीं होता है जनरल ग्रांट, एक पर्टिकुलर एसेट के लिए नहीं है, यानी कि ये ग्रांट बिल्डिंग का है,
ये प्लांट का है, ये मशीनरी का है, ऐसा नहीं, जनरल ग्रांट। तो फिर क्या करने का? So much of the amount which bears to the total government grant, the same proportion as such asset bears to all the assets in respect of or with reference to which the government grant is so received. इतना बड़ा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत है, बता देता हूँ क्या करना है. Shall be deducted from the actual cost of the assets or shall be reduced from the WDV of the assets. Actual cost है, WDV से माइनस कर दो. बहुत सिंपल है. ये इंग्लिश क्या है कि बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है. आपको मैथ्स में समझा देता हूँ, सिंपल होता है. हमने 5 एसेट खरीदे थे, ABCDE, और ये पांचों से रिलेटेड एक कॉमन ग्रांट हमें मिला है. कोई एक पर्टिकुलर एसेट के लिए नहीं है, पांचों को मिला के मिला है. तो क्या करने का? अरे सिंपल करना है यार कि इसके जो कॉस्ट थे ना, मान लो कि कॉस्ट थे 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख और 50 लाख. तो टोटल कॉस्ट कितना हो? देखो बहुत सारे लिख दिए, हिसाब लगाओ. 30, 60, 100, 150. तो टोटल 150 लाख का हमारा खर्चा हुआ है इन्वेस्टमेंट, और हमें ग्रांट मिला है 15 लाख. तो हम हमारी मर्जी से इसको वो नहीं कर सकते कि मैं कहूंगा कि 15 लाख जो है ना तो वो ई का है, तो बाकी सबसे माइनस नहीं करूंगा, सिर्फ ई से कर दूंगा. ऐसा नहीं. गवर्नमेंट ने बोला है कि ये जो ग्रांट मिला है इसको आपको प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा और हर एक एसेट के कॉस्ट से माइनस करना होगा. एसएससी तो क्या करेगा कि जिसपे सबसे कम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है उसमें अपन माइनस कर देते, और जिसपे हायर रेट है उसमें माइनस नहीं करते, ताकि अपने को ज्यादा डिप्रिसिएशन मिल जाए. तो ऐसा आप नहीं कर सकते, इसको प्रोपोर्शनेटली डालना पड़ेगा, सेम प्रोपोर्शन. तो ये जो प्रोपोर्शन है एक्चुअल कॉस्ट का, उसी में आपको लेना पड़ेगा. ऐसा बोला है उधर, सिंपल प्रोपोर्शनेटली लेने का है. आया समझ? देन next point says that the government grant that is receivable as compensation for expenses or losses incurred in the previous financial year or for the purpose of giving immediate financial support to the person with no further related costs shall be recognized as income of the period in which it is receivable. यानी इसको सीधा P&L अकाउंट को क्रेडिट करने का है, यानी ये ग्रांट को रेवेन्यू मानने का है. अभी देखो ना, ये रेवेन्यू अकाउंट पे ग्रांट, अभी तक जो देखे वो कैपिटल अकाउंट पे थे, ये रेवेन्यू अकाउंट पे. लॉसेस, एक्सपेंस या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट. तो लॉसेस, एक्सपेंस या फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए अगर ग्रांट मिला है तो उसको सीधा इनकम मानने का है, एंड इट इज चार्जेबल टू टैक्स. Then, para 9 says the government grants other than covered by the above shall be recognized as income over the periods necessary to match them with the related costs that they are intended to compensate. यानी इसके अलावा भी कोई ग्रांट मिला है जो अपन अभी तक देखे, मोस्टली जो कैपिटल थे एक रेवेन्यू अकाउंट पे था, लेकिन इसके अलावा अगर कोई ग्रांट मिला है, मान लो कि कोई खर्चा करने के लिए गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया कि हम आपको इतना पैसा देंगे, आपको 10 साल में खर्चा करने का है, तो फिर ये ग्रांट को भी इनकम कब रिकॉर्ड करेंगे? पहले साल में कर लेंगे क्या? नहीं, जब जब कॉस्ट इनकर होते जाएगा उसी प्रोपोर्शन में इनकम को भी हम अमोर्टाइज करेंगे. सिंपल है, टू मैच देम विद द कॉस्ट. बाजू में लिख दो अमोर्टाइज, यानी ग्रांट की जो इनकम है उसको भी अमोर्टाइज करके लेंगे उसी प्रोपोर्शन में जिसमें खर्चा हो रहा है. Then the government grants in the form of non-monetary assets given at a concessional rate shall be accounted for on the basis of their acquisition cost. ये भी सिंपल है, कुछ नहीं है, कॉस्ट से कम करके ले लो, सिंपल. Then refund of government grants. The amount refundable in respect of the government grants referred to in para 6, 8 and 9 shall be applied first against any unamortized deferred credit remaining in respect of the government grant. यानी अगर जो अनअमोर्टाइज अमाउंट है उससे पहले से हटाओ और फिर जो बैलेंस अगर और पैसा मिला या रिफंड करना है तो उसको रिकॉर्ड करो. To the extent that the amount refundable exceeds any such deferred credit or where no deferred credit exists, the amount shall be charged to P&L account. यानी कैसा उसका मतलब है
कि हमें गवर्नमेंट ग्रांट 100 का मिला था, 100 में से अपन ने 60 को ऑलरेडी इनकम मान लिया है, तो 40 बचा हुआ है इनकम मानने का। अब हमें गवर्नमेंट को वापस करना पड़ा, कितना पैसा वापस करना पड़ा? तो दो एग्जांपल है। इफ वी हैव टू रिटर्न 60, 40 बचा है, गवर्नमेंट ने कहा 60 वापस करो, तो 20 का नुकसान हो जाएगा ना। तो ये जो 20 का लॉस है इसको अपन P&L अकाउंट में डेबिट कर देंगे। और अगर गवर्नमेंट को वापस देना है सिर्फ 15 लाख, तो ठीक है ना, 40 तो बचा हुआ है पैसा, 15 गवर्नमेंट को दे भी दिया तो भी अपने पास बचा ही है ना 25 तो बचा ही है। अब ये 25 को क्या करना? तो अगर रिमेनिंग कॉस्ट भी करना ही हमको 3 साल में करने का था, 3 साल में हम करेंगे, तो उसको 3 साल में आगे के डिवाइड करेंगे। और अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म ही हो गया है तो उसको पूरा 1 साल में फिर इनकम मान लेंगे। तो या तो इसको फिर आप 1 ईयर में करो या इसको डेफर करो, दैट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट। डन। फिर आगे कहता है कि अमाउंट रिफंडेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अ गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट और एसेट्स। एसेट वाला ग्रांट है तो उसको क्या करना? उसको इनकम में तो नहीं डाल सकते, लॉस तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो यहां बोला है कि उसको आप एसेट का जो WDV है उसके अंदर एडजस्ट करो। शैल बी रिकॉर्डेड बाय इंक्रीजिंग द एक्चुअल कॉस्ट और द WDV ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट बाय एन अमाउंट रिफंडेबल। जितना अमाउंट रिफंडेबल है उसको आप एसेट के वैल्यू में, ब्लॉक में एडजस्ट करो। तो इंक्रीजिंग दी WDV का मतलब WDV में ऐड कर दो, ठीक है, क्योंकि पहले अपन ने माइनस किया था ना, जब ग्रांट मिला था तो अपन ने माइनस किया था, अब रिफंड देना है तो उसको WDV में ऐड कर दो। एंड वेयर द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट इज इंक्रीज, द डेप्रिसिएशन ऑन द रिवाइज्ड एक्चुअल कॉस्ट और WDV shall be provided prospectively at the prescribed rate। ये अंडरलाइन कर दो, prospectively देना है, पिछले पीरियड में नहीं देने का। जैसे कि अपन ने एसेट रिकॉर्ड किया था 95 लाख में, याद है, 100 का परचेज किया था, 5 लाख का ग्रांट मिला था, तो हमने 95 का रिकॉर्ड किया, फिर 95 को डिप्रिशिएट करते गए, 5 साल हो गए, 5 साल बाद गवर्नमेंट ने बोला कि भैया 5 लाख में से 2 लाख वापस करो। पूरी हमने कहा वापस करना है क्या? गवर्नमेंट ने कहा यस, 2 लाख वापस करो। अब ये 2 लाख जो हम रिटर्न करेंगे गवर्नमेंट को, उसको अपन एक्चुअल कॉस्ट में ऐड कर देंगे, लेकिन ये कब करेंगे? 6वें साल में करेंगे, जब हमने वापस किया तब। तो ये 2 लाख 6वें साल के WDV में ऐड कर देंगे और ये 2 लाख पे आगे, यानी इस साल से अब आगे डेप्रिसिएशन मिलेगा। आप इसके पहले के जो 5 साल हो गए उसमें डेप्रिसिएशन नहीं ले सकते, नहीं तो मतलब लफड़ा होगा ना, फिर सबका रिवाइज रिटर्न फाइल करो। तो इसलिए यहां बोला प्रोस्पेक्टिवली उस पे लो, सिंपल है। फिर ट्रांजिशनल प्रोविजन आ गया, पुराने वाले को नए में कैसे करने का, तो जैसे अपन करते हैं वैसे करने का, कोई काम का नहीं है। देन डिस्क्लोजर, फॉलोइंग डिस्क्लोजर शैल बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स, नेमली नेचर एंड एक्सटेंट of the grant recognized during the previous year। जितने अपन ने रिकॉग्नाइज किए उसको डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। by way of deduction from the actual cost of the asset or assets or from the written down value during the previous year। nature and extent of government grants recognized during the previous year as income, यानी एक तो asset से related, दूसरा income। तीसरा nature and extent of government grants not recognized during the previous year by way of deduction from the actual cost of asset or assets और फ्रॉम द WDV एंड रीजंस देयरफॉर। यानी अगर कोई ग्रांट ऐसा है जो मिला है लेकिन हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है, तो वो भी लिखो, और क्यों नहीं किया है वो भी लिखो। द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स नॉट रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज इनकम एंड रीजंस देयरफॉर। नहीं किया है तो उसके रीजंस दो। तो ऐसे छोटा सा ICDS है गवर्नमेंट ग्रांट्स के ऊपर। अब नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे।